नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों को अब 75% लोकल लोगों को हायर करना होगा, यानी आरक्षण का एक और नया रूप अब हमारे सामने है। आज हम बताएंगे कि लोकल को इस तरह से वोकल करने से क्या किसी का भला हो सकता है। वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी की सियासी लड़ाई स्वाभाविक है, लेकिन राहुल गांधी ने बेहद आक्रामक रुख लेते हुए संघ विचारधारा से जुड़े स्कूलों की तुलना पाकिस्तानी चरमपंथी मदरसों से कर दी है। यह बयान किस किस को खुश कर सकता है? आज बॉलीवुड के चुनिंदा लोगों के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रेड डाली गई, और इसके बाद से क्यों कहा जाने लगा कि यह सियासत का बदलापुर है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने को लेकर एक विवाद यह है कि दोनों डोज के बीच कितना अंतर होना चाहिए। आज इस पूरे विवाद की पड़ताल, जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज सबसे पहले फिक्र रोजगार की। आरक्षण को लेकर हमारे देश में लंबी बहस चली, आंदोलन भी हुए, लेकिन एक राय कभी नहीं बन पाई। ताजा मामला हरियाणा का है, जहां एक नया कानून बनाया गया है। इस कानून के मुताबिक अब हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां सिर्फ राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेंगी, यानी नौकरियों में लोकल लोगों को जबरदस्त बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या नौकरियों में वोकल फॉर लोकल की नीति ठीक है? पहले आप ये समझ लीजिए कि इस कानून में है क्या। हरियाणा में जो नया कानून लागू हुआ है, उसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में अब राज्यों के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में इस बिल के पास होने के 4 महीने बाद राज्यपाल ने 2 मार्च को इसे मंजूरी दे दी। इसके साथ ही द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 पूरे राज्य में लागू हो गया। हमारी प्राथमिकता है कि इस महीने के अंदर हम रूल्स ड्राफ्ट कर उनको भी पब्लिश करें कि अप्रैल फर्स्ट वीक से पूरे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट विभाग भी और लेबर विभाग भी एक ड्राइव चलाए, जिससे लोकल कैंडिडेट्स की हिस्सेदारी सुनिश्चित करी जाए। आखिर इस कानून में है क्या, इसे 7 सरल पॉइंट में समझिए। पॉइंट नंबर 1, 50,000 रुपये से कम वेतन वाली नौकरियों में ही आरक्षण लागू होगा। पॉइंट नंबर 2, जिस जिले में कंपनी है वहां के केवल 10% युवाओं को ही आरक्षण मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, बाकी 65% आरक्षण हरियाणा के दूसरे जिलों के उम्मीदवार को मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, शुरुआत में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, यह आरक्षण प्राइवेट कंपनियों में, सोसाइटियों में, ट्रस्ट में या फिर पार्टनरशिप फर्म में लागू किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, स्थानीय उम्मीदवार अगर प्रशिक्षित नहीं मिले तो उन्हें ट्रेनिंग देकर नौकरियों के लायक बनाया जाएगा। आखिरी और सबसे अहम पॉइंट, हरियाणा में जन्मे या पिछले 15 वर्षों से हरियाणा में रह रहे लोगों को ही स्थानीय निवासी माना जाएगा, यानी यही लोग आरक्षण के हकदार होंगे। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जन नायक जनता पार्टी ने चुनाव में वादा किया था कि वो प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के रिजर्वेशन के लिए कानून लाएगी। सरकार इस कानून के पक्ष में 2 तर्क देती है। एक तो ये कि इससे स्थानीय लोगों की बेरोजगारी दूर होगी, और दूसरा कि प्रवासी मजदूरों का आना भी कम होगा, जिससे राज्य की आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव घटेगा। लेकिन इस कानून का दूसरा पहलू भी देखना होगा। हरियाणा के गुरुग्राम और मानेसर में आईटी सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बीपीओ से जुड़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इन पर नए कानून का क्या असर होगा? एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए। जॉब दिलाने का काम करने वाली CIEL HR सर्विसेज से करीब 12,000 कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। इनमें से 1500 ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 रुपये से कम है और वो हरियाणा में काम करते हैं, लेकिन इनमें से एक भी हरियाणा का स्थानीय निवासी नहीं है। तो क्या नया कानून इन कंपनियों के लिए मजबूरी का दूसरा नाम बन जाएगा? आखिर प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन के लिए इस कानून से किसका फायदा है? पहले हम ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, ये तो ईज ऑफ बिजनेस खत्म करने वाली बात होगी। 75% इज अ टू हैवी। ठीक है, स्टेट को बेटरमेंट होगी कि इंटीरियर एरियाज ऑफ स्टेट कैन गेट सम मोर इंडस्ट्री। अभी तक हरियाणा सिर्फ फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला में ही इंडस्ट्री थी कि मैंने इंटरव्यू के लिए जॉब पोस्ट निकाली, अब उसके अंदर बंदा आ रहा है इंटरव्यू देने, मेरे को अच्छा लग रहा है पर वो नॉन हरियाणवी है, मैं उसको रख नहीं रहा हूँ, है ना। एक जो अच्छा नहीं है बट हरियाणवी है उसको रख रहा हूँ, तो बड़ा बायस्ड अप्रोच हो जाएगा इसके अंदर। हरियाणा सरकार के इस नए कानून को नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कानून तोड़ने वाली कंपनी पर कम से कम 10,000 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर किसी कंपनी ने कानून उल्लंघन करना जारी रखा तो उसे प्रतिदिन 10,000 रुपये के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह गलत तथ्य पेश करने वालों को अलग से 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
चलिए मान लिया कि लोकल पॉपुलेशन को उठाने के लिए आप एक बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या आपने उनके स्किल को सुधारने के लिए पहले से कोई कदम लिए हैं? देश के टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स में से कितने स्कूल ऐसे हैं जो हरियाणा में? देश के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में से कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जो हरियाणा में हैं? अगर सवाल का जवाब नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक साइड से क्यों काम कर रहे हैं। अब कंपनियों के सामने दिक्कत यह होगी कि जो कर्मचारी उन्हें योग्य लगेगा उसे इस आधार पर खारिज भी करना पड़ सकता है कि वो लोकल है या बाहरी है। ये एक तरह का इंस्पेक्टर राज हो जाएगा, जिसमें कंपनियों को इस बात का लेखा जोखा तैयार रखना होगा कि कितने लोग स्थानीय हैं और अगर हैं तो उनके कागजात पुख्ता है या नहीं। कंपनियों को सरकार के पोर्टल पर यह सारी जानकारी देनी होगी और उसे हर 3 महीने में अपडेट भी करना होगा। कुशल कर्मचारी नहीं मिले तो कानून में छूट के लिए जिले के अधिकारी से इजाजत लेनी पड़ेगी और अगर कहीं कोई कोताही हुई तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लाइसेंस तक रद्द होने की नौबत आ जाएगी। जरा सोचिए, जिस हरियाणा में कार, ट्रैक्टर, बाइक, साइकिल से लेकर कालीन और अचार तक बनता है, वहां इंस्पेक्टर राज का चाबुक चलेगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे बढ़ेगा? हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में एम्प्लॉयमेंट पर 75% तक हरियाणा के युवाओं को ही नौकरी देने का जो प्रावधान कर दिया है, उसको लेकर जो आईटी सेक्टर है उसमें एक बड़ी चिंता की बात हो गई है, क्योंकि आईटी सेक्टर में ना सिर्फ हरियाणा से बल्कि पूरे देश से जो बच्चे हैं वो आते हैं, यहाँ पर नौकरी करते हैं। मैं इस वक्त पंचकुला में हूँ। पंचकुला में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आईटी पार्क है, यहाँ पर पंचकुला की और देश की कई बड़ी आईटी कंपनीज लगातार काम की हैं। यहाँ पर लगातार उनका जो कामकाज है वो चल रहा है और कई बाहर के युवा, खास तौर पे हिमाचल प्रदेश जो कि हरियाणा के काफ़ी नज़दीक है, पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, यहाँ के काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी हासिल करने के लिए यहाँ आईटी पार्क पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले मयंक अग्रवाल पंचकुला की एक आईटी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं। मयंक को यूपी में जॉब नहीं मिली और हरियाणा में जॉब की कभी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आरक्षण का नया कानून इन्हें ठीक नहीं लगता। हरियाणा वालों के लिए भी नुकसान है, क्योंकि हरियाणा वालों के लिए अगर ये गवर्नमेंट अभी ऐसा रूल लगाएगी तो आगे आगे और स्टेट्स भी लगाएंगी। फिर हरियाणा के जो अगर टैलेंटेड लोग हैं उनको कहीं और स्टेट्स में ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की रहने वाली शिवानी एक आईटी कंपनी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है। पढ़ाई खत्म करते ही यहाँ नौकरी मिल गई, लेकिन अब चिंता ये है कि नया कानून लागू हुआ तो शिवानी जैसे नए लोगों का क्या होगा। हर स्टेट पे ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कंपनी अच्छी मिले और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। कहीं और लोकेलिटी वाली भी कर सकती है, तो बंदा वहीं पे जाना प्रेफर करेगा, वहाँ की कंपनी में जाना क्यों प्रेफर करेगा। तो गवर्नमेंट को ये तो सोचना चाहिए था, कुछ सोच समझ आप लोगों के पास होनी चाहिए, कहीं भी जाके काम हाँ कहीं भी जाके काम करें। बट अगर गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, बट एकदम से इतनी जल्दी तो हम नहीं। पंचकुला आईटी पार्क एसोसिएशन का कहना है कि अब उन्हें दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरी देने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। लोग आसपास से आते हैं, कोई हिमाचल से आता है, कोई पंजाब से आता है, तो इसके लिए उनके लिए जो न्यू एंटरप्रेन्योर है उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कि जो टैलेंटेड हैं उनको यहाँ मतलब अपने टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलेगा या और कहीं जाना पड़ेगा। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का मसला वोट बैंक के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। जाहिर है हरियाणा के विपक्षी दलों के लिए भी अलग राय रखना मुश्किल है। ये बात विधानसभा सत्र में उठी भी थी कि ये गलत है वैसे, पर जो हमारे बच्चे हैं उनको तो 75% है तो भी वो तो मिलना तो चाहिए। वहाँ के बच्चे बेंगलोर में लग रहे हैं, ठीक है, हमारे 25% बच्चे हमारे बेंगलोर में, पर हरियाणा के बच्चों का हक मिलना चाहिए और हम इसके पक्ष में। हमने ऐसे लोगों से भी बात की जो दूसरे राज्यों से हरियाणा के गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के नोएडा में रोजगार के लिए आए हैं। नया कानून अब बन गया है कि जो हरियाणा के लोग हैं 75% नौकरी जो 50,000 तक की है उनको उनमें आरक्षण लगेगा। इस खबर पर आपका क्या सोचना है? नहीं, उनका मानना अपने स्तर से बिल्कुल गलत है। मैं इसका कोई समर्थन नहीं करता हूँ।
अब बताओ ये इसके आगे जब मैंने कि अभी बताया था सर को, इसके आगे एक लोगो लगा हुआ है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड लोगो लगने का मतलब ये है कि इंडिया के सभी राज्यों को जॉब और प्रावधान करने का अनुमति है। मानता हूँ कि यहाँ के भी युवा है, जैसे ITI कर रहे हैं, ITI अदर स्टेट की भी करते हैं, सभी को ये युवा जो रोजगार है जो कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया है मेरे संज्ञान में भी है, पर मैं इसका विरोध करता हूं पूरी रूप से, मैं समर्थन नहीं करता हूं। मोदी जी का ये एक नियम है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने केवल हरियाणा के साथ हरियाणा के विकास की बातें करें, ये गलत है। ये पूरे इंडिया के साथ लेके चलते, पूरे सबकी विकास की बातें सोचते हैं। लेकिन हरियाणा निवासी कर्मचारी और यूनियन से जुड़े लोग इस कानून को सही बता रहे हैं। आपके लिए तो ये फैसला बड़ा खुशी वाला होगा कि अब हरियाणा के जो युवा होंगे उनको 75% जो नौकरी है उन पर उनका आरक्षण रहेगा। हाँ जी, वो सही है वैसे तो, मैं क्योंकि अपनी अपनी स्टेट में अपना मतलब रोजगार चाहिए बंदे को, उधर उधर भागना ना पड़े, अपनी स्टेट में जो काम कर रहा है तो सही है सर, इसी मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर हरियाणा की जनता को खुद काम करे अपनी स्टेट में तो अच्छा है सर, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में तो सही है सर मेरे हिसाब से। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इस मुद्दे पर संविधान क्या कहता है। ये अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। हालांकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हमको कहीं भी जाने का अधिकार है, ये भी आर्टिकल 19 का ही फ्रीडम है। और ऐसे में अगर इस तरह की रीजनल टेंडेंसीज उठेंगी तो ओबियसली हमारे जो मौलिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन इसी को बैलेंस करने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स को क्लियर किया है। उसमें ये देखना पड़ता है कि बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। आपको लोकल एस्पिरेशंस को भी देखना है और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल ढांचा है वो भी आहत ना हो। इसका जो अदर स्टेट्स हैं उस पे डेफिनेटली वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है आफ्टर दी प्रेसिडेंट्स असेंट, वो राइट टू इक्वालिटी के टेस्ट को पास करता है कि नहीं करता, ये हमें देखने वाली बात है। और सोचिए अगर इसका रिवर्स हो गया मामला, तो अगर कॉर्पोरेट्स ने डिसाइड कर लिया कि देखिए आपको अपने राज्य में तो नौकरियां मिल रही है, हम बाहर क्यों दें, फिर क्या होगा। हमने हरियाणा के बाहर उत्तर प्रदेश के नोएडा में जाकर वहां की IT कंपनियों में काम करने वालों से भी पूछा कि हरियाणा सरकार के इस नए कानून पर उनका क्या कहना है। मुझे लगता है ये बहुत ही अनफेयर हो रहा है हमारे साथ, बिकॉज़ गुड़गांव हमारे बिल्कुल पास है, यूपी के बिल्कुल पास है, और मैं यूपी से हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत अनफेयर है, क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी भी MNCs हैं, कंपनीज़ हैं, वो मोस्टली गुड़गांव में ही है। तो वो हमारे लिए एक चांस था, अपॉर्चुनिटी थी, बट इस कोविड के बाद से और भी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई। तो मुझे लगता है ये हमारे साथ बहुत ही अनफेयर है। इतनी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है जितनी एज ऑफ गुड़गांव में है, बिकॉज ऑफ MNC कंपनीज़। तो ये चीज़ गलत है। अगर आपको रिजर्वेशन करना भी है तो इतना नहीं करना चाहिए, लाइक 75% की कोई और लाइक वहाँ पे अप्लाई भी ना कर सके। अप्लाई करते हुए भी सोचे कि पता नहीं हमारा नंबर आएगा भी या नहीं आएगा। देखने में आया है कि स्थानीय लोगों ने कई बार कंपनियों के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन भी किए। 2012 में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में ऐसा ही हुआ था। 3 साल पहले नोएडा में भी एक मोबाइल कंपनी के विरोध में ऐसी हिंसा हुई थी। जो भी हो, लोकतंत्र में अधिकार और कर्तव्य का संतुलन बहुत जरूरी है। रोजगार इस देश के हर युवक का अधिकार है और कर्तव्य ठीक तरीके से निभाया जाए, ये सरकारों के लिए जरूरी है, लेकिन उनका पहला कर्तव्य राजनीति नहीं है। और अब फिक्र की ऐसी खबर जो पहली नजर में राजनीतिक लगती है, लेकिन इस खबर से देश के 25,000 से ज्यादा स्कूलों की साख जुड़ी है। हम बात राहुल गांधी के एक गंभीर आरोप की कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्कूलों की तुलना पाकिस्तानी कट्टरपंथी मदरसों से की है। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई स्वाभाविक है, लेकिन आज हम आपको राहुल गांधी के इस बयान के असर के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यह बयान किस किस को खुश कर सकता है। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि 27 सितंबर को साल 1925 में 36 साल के एक नौजवान ने नागपुर में संघ बनाने का ऐलान किया था। इस नौजवान को लोग डॉक्टर जी कहते थे और उनका नाम था केशव बलिराम एडगवार। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 95 वर्षों का सफर पूरा किया है। दरअसल आरएसएस की अलग ही विचारधारा है, जिस विचारधारा की पार्टी बीजेपी केंद्र में है। लेकिन सवाल है कि इस विचारधारा से जुड़े स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के चरमपंथी मदरसों से करना उचित है।
माना कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने और चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान से सियासत से दूर कहां तक असर हो सकता है, ये समझिए। The RSS began the attack through their schools. So much like radical Islamists. कांग्रेस सांसद और गांधी खानदान के वारिस राहुल गांधी के जिस बयान ने भारत की राजनीति एक बार फिर गरमा दी, वो बयान सुन लीजिए। The RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. Right? Nobody asked the question, where does the RSS get the money to run hundreds of thousands of schools from? These are not profitable schools. So nobody is asking the question, right? So absolutely, it's a capture of the Indian education system, and the Indian education system has got to be taken back from their hands. It's going to require work, and it's not going to be easy. राहुल गांधी ने इस वेबिनार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के कट्टर इस्लामिक मदरसों से की है, जो जिहादी पाठ पढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। चंद सेकंड की इस टिप्पणी में राहुल गांधी ने करीब 95 साल पुरानी देश की राष्ट्रवादी संस्था के भूत भविष्य और वर्तमान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, और इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी की ये दलील बहुत कुछ कहती है। अब सवाल है, राहुल गांधी का आरोप है कि अपने स्कूलों के जरिए देश की शिक्षा व्यवस्था पर संघ कब्जा कर रहा है। ये सारी बातें अर्थशास्त्री कौशिक बसु के वीडियो चैट में हुई, लेकिन सवाल है कि जो कुछ राहुल गांधी को नजर आ रहा है, उसमें देश की दक्षिणपंथी विचारधारा का क्या नजरिया है? राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की, और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी मदरसों में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए जिहादी पढ़ाई होती है, जिससे आतंकी पैदा होते हैं, और आज की तारीख में पूरा पाकिस्तान आतंकी देश बन चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या संघ के स्कूलों और चरमपंथी मदरसों में कोई फर्क नहीं? आखिर देश में संघ से जुड़े स्कूलों पर आतंक के कब कब आरोप लगे, या फिर संघ की विचारधारा के साथ पढ़ने वाले छात्र कभी आतंक में लिप्त पाए गए हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद राहुल गांधी के पास भी ना हो, और शायद केंद्र में सरकार में रही कांग्रेस के 6 दशक के रिकॉर्ड में भी ना हो। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं, और राहुल गांधी के ऐसे आरोपों से किसे खुशी मिलती है। The RSS began the attack through their schools. So much like radical Islamists. वैसे संघ के कार्यक्रम में बड़े बड़े कांग्रेस नेता भी शरीक हुए हैं। पिछला नाम आपको याद है ना, स्वर्गीय प्रणब का। राहुल गांधी के इस बयान से किसे खुशी मिल सकती है, ये जानने से पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है, इसमें किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं और आपको ये समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन संघ की नींव पड़ी, और अगले साल 17 अप्रैल 1926 को इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पड़ा। तब से लेकर अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने लंबा सफर तय किया है। इसने उजाला भी देखा है और अंधेरा भी। आरएसएस की आलोचना भी हुई है और तारीफ भी हुई है, लेकिन 9.5 दशकों के लंबे सफर में संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा, समर्पण और संस्कारों पर जोर देते रहे हैं। उनके लिए व्यक्ति से महत्वपूर्ण संगठन और दल से बड़ा देश रहा है। और संघ से जुड़े स्कूलों में उन मूल्यों की झलक दिखती है या नहीं, समझने के लिए देखें ये रिपोर्ट।
राहुल गांधी पीएम मोदी, बीजेपी और संघ पर पहले भी हमलावर रहे हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने संघ से जुड़े स्कूलों को निशाने पर लिया है, जिसके दायरे में 25,000 से भी ज्यादा स्कूल आते हैं, जहां लाखों छात्र पढ़ते हैं। इसीलिए ये फिक्र बड़ी है और आज देश के लिए सच जानना और भी जरूरी है कि आरएसएस के स्कूलों में आखिर होता क्या है। दरअसल संघ सीधे तौर पर कोई स्कूल नहीं चलाता। संघ के स्वयंसेवकों की संस्थाओं विद्या भारती और समर्थ शिक्षा समिति के दायरे में 25,000 स्कूल चलते हैं। पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना 1952 में हुई थी और तब से लेकर अब तक पिछले 68 वर्षों में इन स्कूलों में लाखों छात्रों ने पढ़ाई की, लेकिन उन पर कभी भी कट्टरपंथी या फिर चरमपंथी होने के आरोप नहीं लगे। जबकि पाकिस्तानी मदरसों की शिक्षा प्रणाली आज भी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। मुझे लगता है कि मदरसा और विद्या भारती की तुलना करके राहुल गांधी पाकिस्तानी मदरसा को एक सम्मान दे रहे हैं, उसको वैधानिकता दे रहे हैं। ये वो मदरसा है जो एक तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री मानी जाती है। पूरी दुनिया पाकिस्तानी मदरसा पर चिंतित है। हमने राहुल गांधी के आरोपों की पड़ताल के लिए विद्या भारती की वेबसाइट को भी खंगाला। विद्या भारती की वेबसाइट के मुताबिक उनका मकसद ऐसा नेशनल एजुकेशन सिस्टम तैयार करना है जिससे युवा पुरुषों और महिलाओं की ऐसी पीढ़ी बन सके जो हिंदुत्व के प्रति समर्पित हो और देशभक्ति से ओतप्रोत हो, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो और जीवन की चुनौतियों से निपटने में वो सक्षम हो सके। जाहिर है स्कूली शिक्षा को लेकर विद्या भारती का लक्ष्य स्पष्ट है, हिंदुत्व के प्रति समर्पण और देशभक्ति। आरएसएस के स्कूलों में भी इन्हीं शिक्षाओं पर विशेष जोर होता है। ये सच है कि ये अलग विचारधारा है, लेकिन इसमें कहीं भी नफरत, कट्टरपंथ और आतंक के साथ दूसरे धर्मों के लिए घृणा की जगह नहीं दिखती। इस देश के लोग संघ को, विद्या भारती को जानते हैं। जब लाखों बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, हजारों स्कूल चल रहा है, सभी सामान्य वर्ग से आने वाले बच्चे उसमें शिक्षा पा रहे, उन्हें मालूम है विद्या भारती क्या है, उन्हें मालूम है मदरसा क्या है, पाकिस्तान क्या है। अब आपके लिए जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तानी मदरसों में आखिर क्या होता है। पाकिस्तान के मदरसों में आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। ये बात दुनिया के सामने सबसे पहले सितंबर 2001 के हमले के बाद आई थी। अब तक कई रिसर्च पेपर यह दावा कर चुके हैं कि अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का पाकिस्तानी मदरसों से गहरा जुड़ाव है। इन मदरसों में इस्लामिक चरमपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इन्हें कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों का ब्रीडिंग ग्राउंड तक कहा गया है। पाकिस्तान में सरकारें भी ऐसे मदरसों को सपोर्ट करती आई हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत ने जिस जगह को निशाना बनाया था वो एक मदरसा ही था, जहां लोगों को आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसे में संघ से जुड़े स्कूलों और पाकिस्तानी मदरसों में फर्क समझना मुश्किल नहीं है। मुश्किल राहुल गांधी की सोच को समझना है, खास तौर से तब जब 5 राज्यों में चुनाव हैं और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी है। जैसा हमने पहले भी कहा, यह संयोग है या प्रयोग या फिर क्रोनोलॉजी, ये फैसला आपके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन आज आपको 7 साल पहले का वो बयान जरूर दिखाना चाहते हैं जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए थे और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने शिंदे के बयान का समर्थन किया था। एक तरफ हम इस देश में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, माइनॉरिटी पर कई वक्त इनजस्टिस भी होता है, वो भी देखा जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। माननीय गृह मंत्री ने आज वो बात पुष्टि की है जिसको पिछले 11 साल से मैं कहता आ रहा था कि संघ के लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल। कांग्रेस के सीनियर नेता सुशील कुमार शिंदे ने उस वक्त भी आरएसएस ट्रेनिंग कैंप को हिंदू टेररिज्म बढ़ाने वाला बताया था, लेकिन आज 7 साल बीत गए हैं, अब तक ये साबित नहीं हो सका है। क्या राहुल गांधी का आरोप भी इसी तरह वक्त के साथ राजनीतिक स्टंट साबित हो जाएगा? खैर, इस सवाल का जवाब भी आने वाले वक्त में ही मिलेगा। फिक्र में अब जिक्र फिल्म सेलिब्रिटी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड की। आज मुंबई और पुणे में फिल्म एक्ट्रेस तापसी पन्नू, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप समेत 4 लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा और इस पर सियासत शुरू हो गई और इसे बदले की कार्रवाई भी कहा जाने लगा है। लेकिन इस वक्त
बड़ी खबर यह है कि पुणे के एक होटल में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से पूछताछ चल रही है। पिछले कई घंटों से इनकम टैक्स की टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। इससे पहले आज सुबह 6 बजे से ही तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के मुंबई से पुणे तक के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, जो करीब शाम तक चलता रहा। तो पहले आप इस पर विश्लेषण के साथ यह रिपोर्ट देखें। मुंबई और पुणे में आज बॉलीवुड की 4 हस्तियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा। इनमें एक्ट्रेस तापसी पन्नू, निर्माता अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना शामिल हैं। दोनों शहरों में करीब 30 जगहों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। ये बिल्डिंग जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये है लोटस ग्रैंड्यूअर। यहीं पर फैंटम फिल्म्स का दफ्तर है और यहाँ पर अभी भी आईटी के अधिकारी जो हैं वो रेड मार रहे हैं फैंटम के ऑफिस में, जो कि 7वीं मंजिल पर है इस बिल्डिंग के। इतना ही नहीं, फैंटम फिल्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, साथ ही क्वान टैलेंट मैनेजमेंट नामक जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वहाँ पर भी आईटी की रेड पड़ी है। इसके अलावा तापसी के घर पर भी, मधु मंटेना के घर पर भी, अनुराग कश्यप के घर पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी इस वक्त चल रही है। ये साफ नहीं हो पाया है कि किस मामले में ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। अब जानिए कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल वर्ष 2011 में अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, विक्रमादित्य मोटवाने और विकास बहल द्वारा फैंटम फिल्म्स की स्थापना की गई थी। हालांकि अक्टूबर 2018 में कंपनी को बंद कर दिया गया था, लेकिन आयकर विभाग को फैंटम फिल्म्स कंपनी के कामकाज और लेन देन में गड़बड़ी का शक है। छापेमारी में मिले दस्तावेज और सबूतों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ सकता है। इसमें कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ इत्तेफाक देखिए, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की छवि का दूसरा पहलू ये है कि वो सरकार विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। अनुराग ने सीएए के वक्त सरकार का विरोध किया था और तापसी किसान आंदोलन का समर्थन करती रही हैं। इसीलिए अब जब इनकी कंपनियों की गड़बड़ियों को लेकर इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ी तो कांग्रेस नेताओं को ये बदले की कार्रवाई लगने लगी। अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नू हो, जिनके बारे में आज जो बातें सामने आईटी रेड के माध्यम से बताई गई है, ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ये मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है, ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। अब समझिए कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स की छापेमारी को बदले की कार्रवाई क्यों कहा जा रहा है। इसके लिए 5 महीने पुरानी इस तस्वीर को देखिए। पिछले साल सितंबर के महीने में मुंबई में कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले में बीएमसी ने बुलडोजर चलाया था। अवैध निर्माण बताकर बंगले के कुछ हिस्से को गिरा दिया था। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही थी कि कंगना लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर रही थी। हालांकि तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताया था। इसीलिए अब जब केंद्र सरकार का विरोध कर रहे सेलिब्रिटी पर इनकम टैक्स की रेड हुई तो इसे विपक्ष बदले की कार्रवाई कह रहा है। सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी अश्विनी के पास। अश्विनी, पुणे में क्या पूछताछ अभी भी चल रही है और क्या सभी से पूछताछ हो रही है? जी देखिए, जानकारी के मुताबिक अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से पूछताछ जो है खत्म हुई है। काफी घंटे तक पूछताछ चली। उनके मुंबई स्थित आवास और दफ्तर पर छापेमारी हुई, पुणे में भी कुछ जगहों पर छापेमारी हुई और इन दोनों से पूछताछ की गई है। और बहुत मुमकिन है कि पूछताछ कल भी की जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जवाब जानना चाहता है और बहुत से कागजात जो उनके यहाँ से जब्त किए गए हैं, बैंक की डिटेल्स ली गई है, उन तमाम चीजों को लेकर एक बार फिर से पूछताछ संभव है ताकि कंक्लूजन पर जो है जाया जा सके। फैंटम फिल्म्स के लेन देन से जुड़ा पूरा मामला है जो 2018 में कंपनी फिलहाल डिसॉल्व कर दी गई। पार्टनर अलग अलग इन्होंने अपनी कंपनियां बनाई और इसी गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए पूरा मामला जो है जांच के दायरे में है, जिससे फिलहाल आईटी जांच कर रही है। इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। मीडिया रिपोर्ट्स में इन सेलिब्रिटी पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की कुछ और वजह बताई जा रही है। प्रोड्यूसर मधु मंटेना के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पिछली 5 फिल्में फ्लॉप रही थी। इसके बावजूद उन्होंने 500 करोड़ में फिल्म रामायण और 200 करोड़ में द्रौपदी बनाने की घोषणा की थी। ऐसे में उनके इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट और कमाई इनकम टैक्स अफसरों की नजर में थी। विकास बहल भी मधु मंटेना के साथ कई फ्लॉप फिल्मों के को प्रोड्यूसर थे, लेकिन उनके प्रोडक्शन और डायरेक्शन में बनी सुपर 30 ने 147 करोड़ की कमाई की। तापसी पन्नू की बात करें तो उनके पास मौजूदा समय में ढेर सारी फिल्में हैं। एक फिल्म के लिए वो कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल 8 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, ऐसा अभी कहा जा रहा है। उनकी पिछली कई फिल्मों ने अच्छी कमाई की है, इसलिए
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा रख रहा था। वहीं अनुराग कश्यप की पिछली कई फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी उस अनुपात में ज्यादा होने का शक था, इसलिए वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेडार पर आ गए। और अब फिक्र हिंदुस्तान को कोरोना के खिलाफ कवच से लैस करने के लिए चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, जिसमें एक नया पेच आ गया है। सवाल उठने लगा है कि कोरोना के 2 डोज में 4 हफ्ते का अंतर हो या 12 हफ्ते का। इस विवाद पर बात करने से पहले दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का अपडेट देख लेते हैं। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। राष्ट्रपति अपनी बेटी के साथ दिल्ली में आर्मी के R&R हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में पहुंचे और कोरोना का टीका लगवाया। वैक्सीनेशन के बाद राष्ट्रपति जी ने डॉक्टर्स, नर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को धन्यवाद दिया और उन सभी लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की जो वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,54,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से करीब 67,33,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज लग चुकी है और उनमें 26,85,000 से ज्यादा को दूसरी डोज भी लग गई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो 55,47,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 828 फ्रंटलाइन वर्कर्स दूसरी डोज लगवा चुके हैं। 1 मार्च से शुरू हुए दूसरे चरण में 60,000 से ज्यादा 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को मॉर्बिड लोग पहली डोज ले चुके हैं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले 4,34,000 से ज्यादा लोग को वैक्सीन लग चुकी है। उनको पहली डोज लेने के 28 दिन बाद दूसरी डोज लेनी होगी, लेकिन इस बीच विवाद ये हो गया है कि क्या 2 डोज के बीच 28 दिन यानी 4 हफ्ते का अंतराल होना काफी है, या ये सवाल क्यों उठ रहा है, आप इस रिपोर्ट में देखें। ये तस्वीरें हिंदुस्तान को कोरोना कवच से लैस करने के महाअभियान की हैं, जिसमें 60 साल से ज्यादा और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग शामिल हैं। लेकिन अब एक ओर तो सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन का दायरा और रफ्तार दोनों बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर वैक्सीन की सेकंड डोज की टाइमिंग को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। देश में पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगाई जा रही है, यानी 4 हफ्ते के बाद। लेकिन कई एक्सपर्ट्स कुछ स्टडीज के आधार पर यह अंतराल करीब 12 हफ्ते तक करने की जरूरत बता रहे हैं। ये मांग क्यों हो रही है, अब जरा वो समझ लीजिए। देश में इस वक्त 2 कोविड वैक्सीन लगाई जा रही हैं। उनमें एक है भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और दूसरी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के नाम से भारत में ही बना रहा है, जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन में भी हो रहा है और वहां पर 2 डोज के बीच का अंतर 12 हफ्ते का है, जबकि भारत में 28 दिन यानी महज 4 हफ्ते के अंतराल पर दूसरी डोज दी जा रही है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते तक हो सकता है। भारत के नेशनल रेगुलेटर ने इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया था, तो ये कहा था कि 2 डोजेज में अप टू 4 वीक्स का अंतर हो सकता है और ये भी कहा था कि 4 to 6 वीक्स का अंतर भी हो सकता है। तो आदर्श परिस्थितियों में सेकेंड डोज 29वें दिन दी जानी चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, अन्य कारण हो सकते हैं, आप 29वें दिन नहीं आ पाए, 30वें दिन नहीं आ पाए, तो आप 31वें दिन भी आ सकते हैं। सरकार के मुताबिक दोनों डोज के बीच का अंतर वैज्ञानिकों की राय के आधार पर तय किया गया है, लेकिन दुनिया के कुछ और वैज्ञानिक 2 डोज के बीच 12 हफ्ते के अंतराल को ज्यादा असरदार बता रहे हैं। मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की 2 खुराकों के बीच अंतराल को लेकर छपी एक स्टडी के मुताबिक 6 हफ्ते के मुकाबले 2 डोज में 12 हफ्ते का अंतराल रखने से वैक्सीन ज्यादा प्रभावी हो सकती है। ये स्टडी ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में 17,178 लोगों पर वैक्सीन के ट्रायल के डेटा के विश्लेषण पर आधारित है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में वैक्सीन की दूसरी डोज में ज्यादा देरी कोरोना को दूसरा मौका देने जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि 12 हफ्ते मतलब 3 महीने और ये अंतराल बहुत लंबा होता है। इस दौरान अगर पहली डोज लेने के बाद लापरवाही हो जाए तो वैक्सीन लेने के बावजूद लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। दूसरी डोज बहुत ज़रूरी है। दूसरी डोज बिना मिले वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है। आप एट रिस्क हो और आप प्रोटेक्टेड नहीं हो। एक बात सच है कि 2 डोज के बीच फासला चाहे जितना भी हो, लेकिन कोरोना के दोनों डोज लेने जरूरी हैं ताकि वैक्सीनेशन कंप्लीट हो सके।
लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और खबर आ रही है। अभी हमने बताया कि पूरी दुनिया वैक्सीन के 2 डोज के फासले में उलझी है, लेकिन बिहार में पूरा विपक्ष 1 डोज लेने को भी तैयार नहीं है। बिहार में विपक्ष ने वैक्सीन का बॉयकॉट कर रखा है। हमने उनसे पूछा कि आखिर इसकी वजह क्या है। जिस कोरोना वैक्सीन का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी और देश में जिस टीके के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है, उसका बिहार के जनप्रतिनिधियों ने बहिष्कार कर रखा है और दलील भी अजीब है। हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टरों से राय ले रहे हैं, उनकी राय आ जाती है तो मैं निश्चित रूप से लूंगा। मुख्यमंत्री 70 वर्ष के हैं, उप मुख्यमंत्री और सारे क्यों विपक्ष के लोग क्यों नहीं लिए? मुख्यमंत्री ले रहे हैं, राष्ट्रपति ले रहे हैं, प्रधानमंत्री देश का लड़े, जैसे वो कर रहे हैं वैसे हम करते रहे क्या? देखा देखी करने वाले हम आदमी हैं और हमारे दिमाग नहीं है, वो अपना कर रहे हैं। हो सकता है उनके लिए अलग सुई बना होगा। ये है राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, भाजपा ने टीका के सुई में घालमेल कर रखा है। टीका भले ही वैज्ञानिकों का हो, लेकिन फ्रिज और इंजेक्शन तो भाजपा का है और बिहार में पूरा विपक्ष तरह तरह की दलीलों के साथ वैक्सीन का बॉयकॉट कर रहा है। उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि अभी वीआईपी लोगों से ही शुरुआत है, वीआईपी लोगों से। अब ये कुछ दूर तक कुछ वीआईपीओं के कर और करके और ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं में हम लोगों ने यही देखा है कि कुछ करके या बस उसको खत्म कर दिया जाता है। उन्होंने तो कहा था कि 15 लाख देंगे हर आदमी के खाते पर, मिला आपको? नहीं, खाते की बात नहीं, यहाँ कोरोना की बात हो रही है। बात वो कहे नहीं, टीका की बात हो रही है। आप कह रहे हैं सिर्फ वीआईपी को टीका मिल रहा है। बिहार में 60 लाख लोग अब तक टीका ले चुके हैं, डबल डोज भी ले रहे हैं, तीसरा चरण चल रहा है। आप कह रहे हैं सिर्फ वीआईपी टीका ले रहे हैं। हम उनकी बात की बात कर रहे हैं कि वो कब क्या कहते हैं और क्या करते हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं। वो बहुत सारी बात का है और नहीं हुआ। अगर आप राजनीतिक सभा कीजिएगा तो कोरोना की वजह से परमिशन नहीं दिया जाएगा, और राजनीतिक फैसले जिस सदन में लिए जाएंगे वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सट कर बैठिए, हो तो अपना मास्क लगाइए, न हो तो न लगाइए। तो आखिर कौन सा कोरोना है भाई ये? अब नीतीश की सरकार विपक्ष की इन दलीलों से लड़ने में जुटी है। जो माननीय सदस्य ने आपको बयान दिया है, उनको मेडिकल का ABCD भी मालूम है क्या? समाज को वो बचाना चाहते हैं या समाज में बीमारी फैलाना चाहते हैं? स्वयं भी बीमारी से बचना चाहते हैं या स्वयं बीमारी के नजदीक जाना चाहते हैं? ये तो उनको विचार करना पड़ेगा। हमारा आग्रह जरूर है कि जिस श्रेणी के लोगों को जब टीका लेना है वो जरूर जाके लें। वैक्सीन लेने पर एक नेताजी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री भी ले चुके हैं, प्रधानमंत्री भी ले चुके हैं, हम क्या उनकी देखा देखी करेंगे? वैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सांस भी लेते हैं। और अब देखते हैं जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। सियासत में माफी कई वजहों से मांगी जाती है और कई वजहों से मांगने से बचा भी जाता है। मांगने की वजहों में पश्चाताप, आचरण और सोच में परिवर्तन का संदेश देने के लिए, बदली परिस्थितियों में मौके को भुनाने के लिए, खुद को उदार और विनम्र दिखाने के लिए माफी मांगी जाती है। न मांगने की वजह भी दिलचस्प हैं कि एक बात पर अगर मांग लिया तो लोग 10 और बातें लेकर खड़े हो जाएंगे, इन पर भी मांगो और माफी मांगने की मशीन बना दिया जाएगा। आज जो कर रहे हो ना, उस पर भी कुछ दिनों बाद माफी मांगोगे, ये वाले ताने भी विरोधी दे सकते हैं। माफी मांगने की जिद करने वाला केवल नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हो, यह भी मुमकिन है, इसलिए लोग माफी नहीं मांगते। राफेल के मामले में पहले कोर्ट में और आपातकाल के लिए राहुल ने माफी क्यों मांगी, ये तो आप जानते हैं, लेकिन माफी का इस्तेमाल तब एक करेंसी की तरह लगने लगता है जब कहा जाता है हमने तो मांग ली, अब तुम भी मांगो। वैसे कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, एक रास्ता और है जो वो निकाल लेते हैं, खेद प्रकट कर देते हैं। बाकी तो जो है तो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।